अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। पठानकोट एयरबेस हमले की FIR पाकिस्तान में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। ताज़ीरात पाकिस्तान और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 7 FIR में शामिल, जबकि भारत की जानिब से दी गई मालूमात का हवाला भी FIR का हिस्सा। क्या पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर पठानकोट हमले में अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने का एतराफ़ कर लिया, या फिर ये पाक भारत सेक्रेटरी खारिजा मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने की एक कोशिश है? नैब की निगरानी के लिए आज़ाद कमीशन बनाने की हुकूमती तजवीज़। क्या चेयरमैन नैब इंक्वायरियों और मुकदमात की तफ्तीश के लिए मुजव्वज़ा निगरान कमेटी से पेश की मंजूरी लेने की सूरत में एक मातहत पोजीशन पर काम करेंगे? जानेंगे साबिक चेयरमैन सेनेट फारूक नाइक से उनकी कानूनी राय। और पाकिस्तान सुपर लीग का पहला प्ले ऑफ मैच आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान दुबई में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी शायकीन बेताब, खिलाड़ी पुरजोश, मैदान सजने को तैयार। नाज़रीन, 2 जनवरी को भारत में पठानकोट एयरबेस हमले की बाज़गश्त हम आज तक किसी न किसी सूरत में देख रहे हैं। इस सिलसिले में हमने देखा कि अव्वलन पाक भारत सेक्रेटरी खारिजा मुज़ाकरात जो कि बुनियादी तौर पर 15 जनवरी को लाहौर में तय थे, वो मनसूख किए गए। उस हवाले से किसी नई तारीख का तयन आज तक नहीं किया जा सका। भारत ने बहरहाल इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और पाकिस्तान पर एक ताज़ा इल्ज़ाम भारत की जानिब से ये भी लगाया गया, पाकिस्तान इन हमले की तहकीकात में संजीदा नहीं है। और ये इल्ज़ाम एक ऐसी सूरत हाल में लगाया गया है जब पाकिस्तान कम अज़ कम ये बावर करवा चुका है भारतीय क़यादत को कि वो इस मामले पर भारत के साथ इंगेज्ड रहने को, इन तहकीकात करने में वो संजीदा है और आगे जाना चाहता है। इसी तनाजुर में आज एक अहम पेशरफ़्त नाज़रीन सामने आई है, और वो ये है कि गुजरांवाला के थाने में इसी पठानकोट हमले की FIR का इंदराज कर लिया गया है, जिसमें ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ात 302 दर्ज हैं। 324 के साथ साथ ताज़ीरात पाकिस्तान 109 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 शामिल की गई है। जबकि गौरतलब और अहम बात यह भी है कि भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल साहब का बराह रास्त हवाला देकर जो भारतीय इल्ज़ामात हैं, जो भारतीय मौक़िफ़ है, उसको FIR का हिस्सा बनाया गया है। अहम सवाल इस मौके पर यकीनन नाज़रीन जो पैदा हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में इस FIR का इंदराज क्या दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं, ख़ुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से जो बाहमी ताउन का एक मामला है, उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, या फिर पाकिस्तान ने अपनी जानिब से अपनी पोजीशन को क्लियर करने की एक कोशिश की है, भारतीय क़यादत को अपने मौक़िफ़ की संजीदगी का यकीन दिलाने के लिए एक कोशिश की गई है। और सबसे आखिर में ये कि इस इक़दाम का फ़ौरी तौर पर नतीजा क्या निकलेगा? क्या हम ये तवक्को करें कि इस इक़दाम से जो पाक भारत सेक्रेटरी खारिजा मुज़ाकरात हैं, कम अज़ कम वो अब मुमकिन हो पाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक मुशीर कौमी सलामती हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुर्रानी साहब। दुर्रानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी राय चाहूँगा कि आज पाकिस्तान में इस FIR का इंदराज, ये एक कानूनी तकाज़ा पाकिस्तान ने सिर्फ पूरा किया है, या एक जिसे कहते हैं एतराफ़ कर लिया है किसी हद तक कि हमारी ज़मीन मुबैना तौर पर भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है? हाउ डू यू सी इट सर? ये जी मेरी जो असेसमेंट है, और मैंने अपने कोई लॉयर फ्रेंड से भी गुफ्तगू इस पर की थी, तो ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। एक को क्राइम कमिटेड हो तो उसको आगे प्रोसीड इन्वेस्टिगेट करने से पहले ये ज़रूरी है कि एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए। सो मेरा ख्याल है ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। उससे पहले FIR रजिस्टर करने से पहले, चाहे यहाँ क्राइम हो चाहे कहीं और हो, तो वो आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते ठीक तरह। तो इसका मतलब है ये किसी भी तौर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने पर एतराफ़ कर लिया है भारतीय इल्ज़ामात का? नहीं, उन्होंने एतराफ़ तो नहीं किया, मगर ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जो एविडेंस उनके सामने आया है, तो फिंगर पॉइंटिंग तो है हमारी तरफ, तो उसको हम इग्नोर करें तो वो भी गलत बात है। तो ये एतराफ़ की बात नहीं है, ये एक क्राइम कमिट हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, और हमें इसकी पूरा तरह हमें कोऑपरेट करना चाहिए, और उम्मीद है कि हम ठीक सिमत पे चलेंगे। ठीक। और दुर्रानी साहब, हमें थोड़ा सा इसकी टाइमिंग का भी जायज़ा लेना होगा। कल ही जो भारत के वज़ीर दिफ़ा हैं मनोहर पारिकर साहब, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान गैर संजीदा है तहकीकात के हवाले से, और जो वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए
कि पाकिस्तान इट इज़ प्रिटेंडिंग टू स्लीप, यानी पाकिस्तान लाइल होने का बहाना कर रहा है। सो आपको लगता है आज इस FIR का इंदराज इन इल्ज़ामात का जवाब देना भी मकसूद है, या आपको लगता है ये हमने इसलिए किया है सिर्फ कि ये हमारे मफाद में है? ये हमारे हमारे फ़ायदे में भी है और ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। अगर वहाँ से कोई नाबालग पैगाम आए, कोई इस किस्म की एक्विजिशन आई, तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए, ना कि उसको रिस्पॉन्ड करें। उसको हमें बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन, दुरानी साहब, ज़रा अगर इस FIR के मंदरजात पर हम लोग आएँ तो इसमें एक बराह रास्त हवाला है भारत के जो मुशीर बराए कौमी सलामती हैं अजीत डोवल साहब, उनका उन्हीं की ज़बानी बज़ाहिर इस वाक़े को तहरीर किया गया है, और जो वर्ड्स हैं मैं कोट करना चाहूँगा कि इट हैज़ बिन फर्दर रिपोर्टेड बाय इंडियन NSA दैट दीज अटैक्स हैड कम फ्रॉम पाक आफ्टर प्लानिंग द अटैक। यानी अगर इसका तर्जुमा किया जाए आसान अल्फाज में, तो जो मुबैना हमलावर हैं उनके मुशीर सलामती के बकौल वो प्लानिंग के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये इसके बाद पाकिस्तान का डिफेंस क्या बनता है, या अभी ये सब चीज़ें प्रूव होनी हैं तहकीकात के बाद? नहीं, ये प्रूव होनी है तहकीकात के बाद। ये तो उन्होंने एक अपनी तरफ से FIR का एक मवाद आपको पैदा करके दिया है कि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यही है ये, और यही हमारे एविडेंस में भी जाएगा। इतराफ़ करने हमारे को ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ इसमें गड़बड़ नहीं की, ना उनका हाथ है। एक पाकिस्तानी शहरी इसमें इन्वॉल्व है, तो ठीक है, अगर है तो हमें इतराफ़ करना चाहिए कि हाँ है। हम नहीं चाहते, मगर ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो ऐसी हरकत कर सकते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पारेकर साहब का अगेन कल का एक बयान, उन्होंने कहा कि भारत ने जो टेलीफोन नंबर्स दिए थे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने जवाब दिया कि ये नंबर जाली हैं या गैर रजिस्टर्ड हैं। वो कहते हैं अगर ऐसा है तो ये भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो तफ्तीश करे कि ये नंबर किसने मुहैया किए हैं। सो बज़ाहिर इस हमले के हवाले से बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ है भारतीय क़यादत का। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी, मैं इसको एक दूसरी तरफ से, दूसरी निगाह से देख रहा हूँ कि हमारे जो 60 साल से ज़्यादा उम्र गुजरी है दोनों मुल्कों की, इसमें मिसट्रस्ट बहुत गहरा है, और ये मिसट्रस्ट के ये नतीजे हैं कि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, और इन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए, और दोनों मुल्कों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि बजाय ये एक मीडिया ट्रायल करें, वो एक फॉर्मल ऑफिशियल थ्रू एजेंसी जो हैं हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उससे प्रूव करें कि या ये ठीक है या गलत है। पहले से जंप नहीं करना चाहिए हमें कंक्लूजन्स पे। बिल्कुल ठीक है। और सर, इसी FIR में ये जो भारतीय इल्ज़ाम है कि जो मुबैना हमलावर हैं पाकिस्तान की जानिब से आए, उनका ताल्लुक एक कलअदम तंजीम से है। मेरा सवाल ये सर, हम तो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं क्रॉस द बोर्ड कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़, फिर हम पर यह इल्ज़ाम लग जाता है। सो बुनियादी तौर पर हमें हॉन्ट क्या चीज़ कर रही है? हमें हॉन्ट कर रही है जो हमारे पहले हमने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, कुछ हमने इन तंजीमों को सपोर्ट किया है, और फिर हमने UN इंस्ट्रक्शंस के बाद इनको हमने बैन भी कर दिया है। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि उनके कुछ एलिमेंट अभी भी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। इसका खुले दिल से, खुले दिमाग से हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या ये सच है या क्या ये झूठ है। और इस FIR का इंदराज गुजरांवाला में होना, इसकी आपको कोई बज़ाहिर ख़ास लॉजिक नज़र आती है, या ये किसी कलअदम तंजीम के बंदे के मुलविस होने का इशारा हो सकता है? योर असेसमेंट? माई असेसमेंट इज़, इनफैक्ट मुझे तो कोई क्लैरिटी नहीं है गुजरांवाला क्यों है, लाला मूसा क्यों नहीं गया, सियालकोट क्यों नहीं किया, लाहौर क्यों नहीं किया। मुझे इसमें क्लैरिटी नहीं है कि गुजरांवाला क्यों चुना गया। ये हुकूमत हमारी या पंजाब हुकूमत है, उनकी कोई रीजनिंग होगी जो अभी सामने नहीं आई। ठीक है। और अगेन दुरानी साहब, क्या आप समझते हैं ये भी एक मुमकिन वजह हो सकती है कि इस हमले के आफ्टर मैथ में हमने देखा पाक भारत सेक्रेटरी खारिजा मुज़ाकरात नहीं हो पाए, सो पाकिस्तान की जानिब से एक कंक्रीट स्टेप ऑफर किया गया है कि कम अज़ कम वो एक डायलॉग प्रोसेस रिज्यूम हो जाए? जी, मैं तो कहता हूँ जो डायलॉग प्रोसेस है उसको हमें अलग करना चाहिए, और ये जो स्टेप्स चल रहे हैं, एक क्राइम जो हिंदुस्तान में कमिट हुआ है, इसके हम इसको सेपरेटली सोचें।
उससे अगर माहौल बेहतर होता है तो सो बिस्मिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और सर अब ये FIR और तहकीकात तो होनी है, बट ये जो एक ट्रेंड है कि पाकिस्तान भारत ताल्लुकात जब किसी बेहतरी की जानिब जाने लगते हैं, ऐसा वाकया हो जाना और फिर भारत की जानिब से इल्ज़ामात आ जाना, इस ट्रेंड को तोड़ने या डिकोड करने के लिए कहाँ से प्रोसीड किया जाए? ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, मगर ये वहीं से चलता है कि हमारा इतने सालों से मिसट्रस्ट है एक दूसरे पे। इसमें हमें पेशेंस दिखानी होगी दोनों मुल्कों को, और दोनों मुल्कों को मैच्योरिटी दिखानी होगी, और ये बताना होगा अपनी पब्लिक को और लोगों को कि यार हम संजीदा हैं और हम दोनों मुल्कों की बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, और अगर हमारी तरफ से कोई गलत काम हुआ है तो हमें उसको बंद करना चाहिए, अगर उनकी तरफ से गलत काम कोई हुआ है उनको भी बंद करना चाहिए। सर टुवर्ड्स द वेरी एंड, जो इस वक्त पाक भारत ताल्लुकात की इक्वेशन है, क्या आप इससे इत्तफाक करना चाहेंगे कि ये एक्यूजर डिफेंडर की इक्वेशन है? भारत एक्यूज कर रहा है, पाकिस्तान को डिफेंड करना है, उसके नतीजे में इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज रुक जाएंगे? नहीं, मैं इसको बात को सपोर्ट नहीं करता। हमें डिफेंडर बिल्कुल नहीं फील होना चाहिए। ये हुकूमत ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया, ये कुछ इंडिविजुअल्स ने किया है जो गालबन पाकिस्तान से हो सकते हैं। अभी ये प्रूव होना है, तो हमें डिफेंडर फील बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली यही सिंड्रोम है, ये एक्यूज़र डिफेंडर, इसमें हमारा झगड़ा लगा रहता है। हमें तो एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव करना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि जी ये हुआ है, हम कहें सो बिस्मिल्लाह, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, वी विल गो टू द रूट ऑफ दिस। लेकिन सर देखिए ना, फिर एक बड़ा बुनियादी सवाल पैदा होता है कि अगर इन चीज़ों को हमें डिटैच करके चलना है ताल्लुकात को, तो ऐसा क्यों हुआ कि पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात एज पर स्केजुअल नहीं हुए? अब तक कोई डेट इनकी नहीं आई। मेरा ख्याल है उन्होंने डिटैच नहीं की। मैं तो एक आइडियल सिचुएशन की तरफ पॉइंट कर रहा हूं कि हमें डिटैच करना चाहिए। अगर उन्होंने डिटैच नहीं किया तो गलत काम किया है। वो मैं तो कहना बुरा समझता हूं कि ये मैच्योरिटी की एक कोई ख़ास अलामत नहीं है। मुझे ये कहना भी बुरा लगता है, मगर पॉइंट ये है कि अगर कोई गलत कदम हिंदुस्तान ले रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी एक गलत कदम लें और उसका उसी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ में दे। गलत है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। महमूद अली दुरानी साहब हमसे बात कर रहे थे, पाकिस्तान के साबिक मुशीर सलामती, और ये कह रहे थे कि इस FIR पठानकोट हमले के तहकीकात के हवाले से इसका पाकिस्तान में इंदराज पाकिस्तान के अपने मफाद में है। इसको हरगिज़ पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इल्ज़ामात के पाकिस्तान की सरजमीन मुबैना तौर पर इस हमले के लिए इस्तेमाल हुई है, इसके एतराफ़ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, सिर्फ इस आमादगी के तौर पर देखा जाना चाहिए कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात या इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान संजीदगी से उन पर इन्वेस्टिगेट और तहकीकात कर रहा है। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन, उसके बाद आकर बात होगी नैब के ऊपर जो एक मुजव्वज़ा कमीशन बनाने की तजवीज़ है। ख़बर आ रही है कि इस पर तेज़ी से अमल दरामद शुरू किए जाने का इम्कान है। बात करेंगे हम फ़ारूक H नाइक साहब से, पीपल्स पार्टी से वाबस्ता माहिर कानून हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, और जानेंगे कि वो इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं। आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर कानून हैं फ़ारूक H नाइक साहब। नाइक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो हमें ये कानूनी राय दीजिए कि नैब जैसे एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारे पर एक निगरान या सुपरा कमीशन बनाया जा सकता है? मैं समझता हूँ ये सुपरा कमीशन जो होगा ये ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएगा, मगर मैं आपको इजाज़त हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ। सबसे पहले ये जो एहतसाब एक्ट था 1997 के अंदर आया और इसको नैब ऑर्डिनेंस 99 ने रिपील किया, ख़त्म किया। ये नैब ऑर्डिनेंस 99 जो था वो जनरल मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी पावर्स जो कि प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1 ऑफ 99 के नीचे इस्तेमाल करते हुए इस कानून को लेकर आए थे। मगर 18वीं तरमीम ने आर्टिकल 270AA ऐड किया आइन के अंदर, और उसके अंदर ये लिखा गया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो था गैर कानूनी और गैर आइनी है। मगर उन्होंने जितने भी कवानीन बने थे इन PCO के नीचे उसको प्रोटेक्शन दी, हिफाजत दी, और ये लिखा गया कि इनको पार्लियामेंट जो है जब तक मनसूख ना करे
या इसको तब्दील ना करे, ये इसी हालत में रहेंगे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2012 के अंदर जब मैं मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस था, हमने बिल पेश किया नेशनल असेंबली के अंदर फॉर अमेंडिंग एंड ब्रिंगिंग अ न्यू लैब लॉ। ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ जो नेशनल असेंबली की लॉ एंड जस्टिस थी उसको रेफ़र हो गया, मगर वहाँ पर PMLN के जो मेंबरान थे उन्होंने बहुत इसको अपोज किया। हर क्लॉज के ऊपर बहुत वक्त लगा, बड़ी मुश्किल से ये लॉ पास होके जब ये पास हुआ हाउस में आया, जब तक ये हाउस डिसॉल्व हो गया। अब इस वक्त जो नैब लॉ है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक काला कानून है और इसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। आप हर इस वक्त भी यही बात हो रही है कि चेयरमैन किसको लाया जाए, बात चेयरमैन की नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कानून को आप शफाफ बनाएं और एक फेयर बनाएं, और ताकि अदारे मजबूत हों। जब तक ये अदारा मजबूत नहीं होगा, इस शाख़्स के ऊपर अदारा नहीं चलता। कानून को अच्छा होना चाहिए। कानून का अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि एक शख्स के पास बेअंदाज़ा पावर्स नहीं होनी चाहिए। इस वक्त चेयरमैन नैब के पास पावर ऑफ अरेस्ट भी है, प्ली बारगेन करने की भी पावर है, उसके पास क्या कहते हैं ये भी पावर है कि वो रेफरेंस फाइल करे या ना करे। मैं समझता हूँ अगर एक कमीशन को पूरी ये पावर्स दी जाए, जिसके अंदर एक चेयरमैन हो, डेप्टी चेयरमैन हो, प्रोसिक्यूटर जनरल हो, जिसने कि इस कोर्ट के अंदर, कोर्ट की अदालत के अंदर इस मुकदमे को चलाना है, इन सब के साथ मिलकर जब ये रेफरेंस बने लगे, इनके साथ साथ आप अगर किसी सियासतदान के खिलाफ ये मुकदमा बन रहा है तो उसकी पार्टी का एक आदमी होना ज़रूरी है, सीनियर मोस्ट, जिसको भी वो नॉमिनेट करें। इसी तरह अगर किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ हो रहा है तो इस कमीशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी का भी एक आदमी आना ज़रूरी है। और अगर किसी बिजनेसमैन के खिलाफ कता कलामी, लेकिन ये इसका कितना एहतमाल है कि एक ऐसा सुपरा कमीशन बनाने से जो नैब की आज़ादी और खुद मुख्तारी है, बहरहाल वो तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि फिर नैब खुद से प्रोसिक्यूट तो नहीं कर सकेगी। नहीं, देखिए जी, ये सुपरा नहीं है, दिस इज, ये कानून के अंदर आपको ये तब्दीली लाके इस कमीशन को कानून का एक हिस्सा बनाना है। देखिए जी, अगर किसी बिजनेसमैन का नुमाइंदा होगा, अगर उसने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, कोई गलत काम किया है, रॉन्ग डूइंग किया है, तो एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब इज़ अ मस्ट, मगर सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ये सब लोग मौजूद होंगे तो अगर केस बन रहा है और मेजॉरिटी डिसाइड करती है कमीशन की कि ये मुकदमा प्रामा फसाई बनता है, तो अदालत में ज़रूर जाना चाहिए। मगर उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ, इस ऑफेंस को बेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप उस शख्स को बंद कर दें, 6 महीने तक वो बंद रहे, 2 साल तक वो बंद रहे, मुकदमे ख़त्म होते होते 3 साल लग जाएं, जब वो और 3 साल के बाद वो रहा हो जाए, तो भाई वो 3 साल आप उसके कहाँ से वापस लेके आएंगे। ये एक वाइट कॉलर क्राइम है, इसको बेलेबल होना चाहिए, इसको जल्द से जल्द चलाना चाहिए। अगर मुकदमा ख़त्म होने के बाद उसकी कन्विक्शन होती है तो ज़रूर उसको जेल भेजा जाए, मगर पहले से जेल भेज देना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। बेल में लेकर उसको छोड़ देना चाहिए। ये डाका डालने का केस नहीं है, ये खून का केस नहीं है, ये किडनैपिंग का केस नहीं है, ये वाइट कॉलर क्राइम है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब तक कि लॉ ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और अदालत के पास पावर्स होनी चाहिए, चाहे केस विड्रॉ हो, चाहे बेल देनी हो, चाहे सारी चीज़ें जब तक अदालत के पास पावर्स हो, और एक जो मैंने कमीशन की बात की है, ये इसके पास पावर्स हो, और फिर मैं समझता हूँ कोई ये नहीं कहेगा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। देखिए जी, 97 से ये बात चल रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। शहीद बीबी के खिलाफ हुई, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ हुई। आप बात मुकम्मल कीजिएगा, चंद और अहम सवालात आपसे मैं करना चाहूंगा। एक मुख्तसर ब्रेक मुझे लेने दीजिए, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं फारूक नाइक साहब से। नाइक साहब, अब ये ज़रूरी है कि इस अमल को बेहतर बनाने के लिए एक कमीशन ही बनाया जाए? क्या ये मुमकिन है कि जैसे आप कानून में तरमीम की बात कर रहे हैं, इसी कानून में तरमीम करके कुछ सेफ्टी वैल्व्स रख लिए जाएं? जैसे हमारे सामने ये KPK में एक तरमीम की गई है एहतसाब कमीशन एक्ट में, और DG के इख्तियारात एक अंदर ही एक कमीशन को दे दिए गए हैं, कोई सुपरा कमीशन नहीं बनाया गया। ये भी मुमकिन है? जी, सुपरा कमीशन तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, इसी लॉ को या अमेंड करें या नया लॉ लेकर आएँ।
और कमीशन शुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉ। देखिए जनाब, आप अदारों को मजबूत करें। जब तक अदारे मजबूत नहीं होंगे इस मुल्क में जमहूरियत परवरिश पढ़ के पक्की नहीं होगी। जब तक अदारे मजबूत नहीं होंगे इस मुल्क की बका इस तरह नहीं होगी। देखिए आप पॉलिटिकल एक शख्स वाहिद शख्स को आप पावर दे देते हैं, वो इसका अगर गैर तरीके से इस्तेमाल करता है या नहीं करता, मगर लोगों की उंगलियां उठती हैं। पास में आप देखें शहीद बीबी के खिलाफ पॉलिटिकल मैक्सिमाइजेशन हुई, आसिफ अली जरदारी साहब 9 साल जेल में रहे, एक मुकदमा प्रूव नहीं हो सका। अब वो अपने बच्चों से दूर रहे, अपनी बीवी से दूर रहे, अपने रिश्तेदारों से दूर रहे। अब वो वक्त कौन वापस लेकर आएगा? मैं इसीलिए ये कहता हूँ इस कानून को आप एक शफाफ बनाएं, बेलेबल बनाएं, और जब केस प्रूव हो जाए तो उसके बाद उसको अरेस्ट करें। और ये फियर ऑफ अरेस्ट जो है ये ख़त्म, जब तक ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं समझता हूँ अदारे के जो मुलाजमीन हैं वो भी इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इल्म होगा कि अगर ये मुकदमा गया, आदमी तो बेल लेके बाहर आ जाएगा, अरेस्ट नहीं होगा, और मुकदमे में अगर जान नहीं है तो ये रहा हो गया तो हमारे पर उंगली उठेगी। इसलिए मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और देखिए जी, इस वक्त जो कानून है, आपके पास पावर ऑफ रिमांड 90 डेज़ है। ऑर्डिनरी लॉ के अंदर 14 दिन के अंदर आपको अगर एक शख्स गिरफ्तार होता है तो 14 दिन के अंदर आपने चालान देना है। इस वक्त नैब लॉ के अंदर आपके पास 90 दिन है, आप एक शख्स को बंद कर दें, 90 दिन तक आप उसके खिलाफ मुकदमा 90 दिन के बाद फाइल करें। 90 दिन में उसकी बेल नहीं होती है। सबसे पहली बात, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है उसके पास पावर ऑफ बेल ही नहीं है। बेल आप फाइल करते हैं सीधी हाई कोर्ट के अंदर आइन के नीचे, और आइन के नीचे फिर बेल होनी ज़रा मुश्किल होती है। पहली बात तो मैं समझता हूँ अगर आपने इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस रखना है तो अकाउंट एहतसाब की जो अदालत है उसके पास पावर होनी चाहिए बेल देने की। ये ना अभी तो पता नहीं यहाँ तक तरमीम तक मरहला जाता है, क्योंकि बहरहाल जो हुकूमती हलकों से खबरें आ रही हैं वो तो सुपरा कमीशन के ही क़याम पर मज़ीद तेज़ी से काम करना चाहते हैं। अगर आप इसके हक में नहीं हैं, हिमायत नहीं कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ये खदशा दुरुस्त है कि फिर चेयरमैन नैब एक सब सर्विएंट और मातहत पोजीशन में आ जाएंगे इस कमीशन के बनने के बाद? बिल्कुल, देखिए जी, तो मातहत हो जाएंगे ना। दिस कमीशन, जैसे मैंने आपको बतलाया कि हर आदमी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इस कमीशन के अंदर, और ये कानून का हिस्सा होना चाहिए। जब तक ये कानून का हिस्सा नहीं होगा, मैं समझता हूँ ये सुपरा कमीशन जो है चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर इस कमीशन के ऊपर एक धब्बा लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं अदारे को मजबूत करना और एहतसाब करना ट्रांसपेरेंसी के साथ, बग़ैर विक्टिमाइजेशन के साथ, बग़ैर सिलेक्टिव होने के, तो इनको जिस तरह मेरी सोच है, हो सकता है मेरी सोच में इतना ताकत ना हो, या वो बाकी लोग बैठें इसको डिस्कस करें और इस अदारे को मजबूत बनाएं। जब तक ये मजबूत नहीं होगा और एक शख्स के पास पावर नहीं होनी चाहिए, जब तक कि ये शख्स पावर जो डिवाइड नहीं होगी 6-7 लोगों के अंदर, और उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी ज़रूरी है जिनको आप गिरफ़्तार करना चाहते हैं। जैसे अभी आ रहा था कि बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं इस्तेमाल किया जा रहा है, या ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़, और अभी देखें ना सिंध के जो सियासतदान हैं उनके ख़िलाफ़ भी, उनके ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ भी एक उंगली उठी हुई है। अब उंगली जब उठती है किसी अदारे के ख़िलाफ़, तो मैं समझता हूँ उस इदारे की अफादियत ख़त्म हो जाती है, उसकी क्या कहते हैं न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाती है, और फिर जो अच्छा काम भी करे तो जिस भी किस्म की, जिस भी सतह की तरमीम करना चाहे, अब ये जो पार्लियामान में मौजूद जमातें हैं उनकी हिमायत के बगैर तो नहीं कर सकेगी। अब मुझे ये फरमाइए, आपका कानूनी मशवरा या कानूनी वार्निंग क्या होगी? हमने देखा आला अदालतों में जजेस की तकर्रुरी के लिए एक इख्तियारात की सर्द जंग सी है अदालती कमीशन में, पार्लिमानी कमीशन में। अगर इस केस में हुकूमत ये कहती है जी हम एक सुपरा कमीशन ही बनाना चाहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि जी देख लें, पर ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि दोनों कमीशन में एक सर्द जंग का आगाज़ हो सकता है? देखिए जी, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं तो ये बात करूँगा कि ये सुपरा कमीशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, इस कमीशन को कानून का एक हिस्सा होना चाहिए। आप कानून को मजबूत करें। देखिए जी, आप पर्सन स्पेसिफिक कानून ना बनाएं। आज एक चेयरमैन अच्छा हो सकता है, कल एक चेयरमैन अच्छा ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हर चेयरमैन के अंदर वही खूबी हो जो आज के चेयरमैन के अंदर है। ये भी नहीं है कि हर चेयरमैन के जो आज बुरा चेयरमैन है तो कल अच्छा चेयरमैन नहीं आएगा। मगर इन चीज़ों पर मत देखें, आप अदारे को मजबूत करें, इश्खास को मजबूत ना करें।
और इस कमीशन को अगर आप बनाएं, पार्ट ऑफ दी लॉ बनाएं और अदालत के अंदर अदालत को पावर्स दी जाएं ताकि अदालत जो है इंसाफ करे और इंसाफ कर रही है और ताकि इंसाफ के अंदर रुकावट ना आए। ठीक है, ये बहुत जरूरी जो है। प्ली बार्गेन की शिक है, अब आपकी बतौर पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा, बतौर एक कानूनी माहिर क्या राय होगी? अब ये शिक ख़त्म कर दी जाए? गो कि अगर किसी ने इसको इस्तेमाल करना है, पैसे लौटाने हैं, तो पहले उसको जुर्म का इकरार करना पड़ता है, बट आपकी राय में इस शिक को ख़त्म होना चाहिए? देखिए जी, प्ली बार्गेन जो है, जब आदमी प्ली बार्गेन करता है तो वो एक तरह से कन्विक्शन हो जाती है, वो डिसक्वालीफाई हो जाता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बिजनेसमैन है तो वो लोन नहीं ले सकता, ब्यूरोक्रेट है तो उसको नौकरी से हाथ जाना पड़ जाता है। अगर प्ली बार्गेन भी कोर्ट के अंदर होनी चाहिए, अदालत के अंदर होनी चाहिए, ताकि हर चीज़ को अदालत हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्ली बार्गेन करे। ये बाहर के मुल्कों के अंदर भी प्ली बार्गेन होती है, मगर वो अदालत की मर्जी के, अदालत की डिस्क्रेशन पर होता है। ठीक है, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का या डिफेंस काउंसिल अपनी क्या कहते हैं मुद्दा पेश करे कि ठीक है ये प्ली बार्गेन हो रही है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर आखिरी और हतमी फैसला अदालत पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि कानून के नीचे, आइन के नीचे आप अदालत की पावर्स नहीं ले सकते हैं। अगर आप अदालत की पावर्स लेंगे तो इसका मतलब है कि आप अदालत के फैसलों के अंदर रुकावट डाल रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ये खिलाफ है। बहुत शुक्रिया फारूक एच नाइक, हमसे बात कर पीपल्स पार्टी के रहनुमा माहिर कानून, और उनकी राय में सुप्रा कमीशन से पहले नैब से जो मुतल्लिक ऑर्डिनेंस या कानून है उसमें तरमीम ज़रूरी है और अदालतों को बाइख्तियार बनाया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा नाज़रीन कि हुकूमत की तरफ से जब बाकायदा ये तजवीज़ बाकी पार्लिमानी जमातों से शेयर की जाती है किसी सुप्रा कमीशन से मुतल्लिक, तो इन जमातों का रद्द अमल क्या निकलता है, क्योंकि अभी ज़रा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ की खामोश हिमायत हासिल है किसी भी मुमकिन हुकूमती इकदाम को। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, उसके बाद आके जिक्र होगा पाकिस्तान सुपर लीग का। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग की, जो अपने इंतहाई सनसनीखेज़ मरहले में दाखिल हो चुका है। आज से पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ मरहले का आगाज़ हो रहा है और इसके सिलसिले में आज सर फहरिस्त टीम पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला दूसरे नंबर पर मौजूद टीम कोयटा ग्लैडिएटर से होना है। इस मैच की फातेह टीम को फाइनल तक बराह रास्त रसाई मिलेगी, जबकि हारने वाली टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में से फातेह टीम के साथ मुकाबला करना होगा और फिर बिलाखिर उस मैच की फातेह टीम को अपने फाइनल मैच में रसाई हासिल करने का मौका मिलेगा। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच इस हवाले से भी खासा अहम है नाज़रीन के पेशावर ज़ल्मी जिसकी स्ट्रेंथ उसका फास्ट बॉलिंग अटैक है, दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास बेहतरीन खिलाड़ी जिनमें केविन पीटरसन, कुमार संगाकारा, अहमद शहजाद, कप्तान सरफराज खुद मौजूद हैं। सो बुनियादी तौर पर एक आग और पानी का खेल होने जा रहा है, एक सनसनीखेज मैच की तवक्को की जा सकती है। तो इस वक्त वहाँ सूरत हाल क्या है, माहौल कितना चार्ज है, हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब ताबी दुबई से हमारे साथ में। आफ्ताब, ज़रा बताइए, आज ये बड़ा अहम मैच होने जा रहा है PSL के एक अहम मरहले का, तो माहौल कैसा बनता दिखाई दे रहा है? लोगों की आमद शुरू हो गई स्टेडियम के लिए? देखिए, एक सहाफ़ी का जो काम होता है वो ये होता है कि ब्रेकिंग न्यूज दे। तो मैं आज आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि आज जो लोग कहते थे कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम भर नहीं सकता, तो आपको यकीनन कैपेसिटी क्राउड यहाँ पर नजर आएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। मैं बहुत बड़ा मतलब देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा लोग आते देख रहा हूँ। और आज जो जैसे आपने कहा आग और पानी का खेल है, तो ऐसा ही लग रहा है कि आज यहाँ पर आग और पानी का खेल है। एक जानिब हमें पेशावर ज़ल्मी नज़र आती है, बड़ी तजर्बाकार और फास्ट बॉलिंग लाइन है, वहाब रियाज हैं, जुनेद खान हैं, शॉन टेट हैं। दूसरी जानिब केविन पीटरसन आएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, अहमद शहजाद, कुमार संगाकारा, नेथन मैकलम। क्या उम्मीद रखी जाए? बहुत टेंस मैच होने वाला है, आपका अंदाजा है कि शायद यकतरफा भी हो सकता है? देखिए, मैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी लेवल टू कोच भी हूँ, तो मैं इसमें थोड़ी सी एक्सपर्ट राय भी दे सकता हूँ। जो अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर्स है उनके पास कंप्लीट पैकेज है और पेशावर ज़ल्मी भी एकदम से ऊपर आई है, और मैच बहुत कांटेदार होगा। और इससे पहले दोनों टीम एक दफा आमने सामने हुई है, एक दफा कोयटा ग्लैडिएटर्स जीती है, एक दफा ज़ल्मी जीती है। मगर मैं वैसे तौर पर समझता हूँ कि जो कंप्लीट पैकेज है मैच बहुत कांटेदार होगा। मगर अगर यहाँ पर फ्लेवर देखा जाए, वैसे तो यहाँ पर जो क्राउड है
वो 80% पेशाब जलने के साथ होगा, ये बात यकीनी है, क्योंकि यहाँ पर पख्तून बहुत बड़ी तादाद में वो पैदा है अरब अमारात में। मगर अगर शेयर देखा जाए एज ए टीम सेटअप, जिनके पास कंप्लीट ऑलराउंडर्स भी हैं, बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं, बेहतरीन बॉलर्स भी हैं, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को प्रोफेशनली एक कंप्लीट टीम है और उनको जीतना चाहिए। जी ठीक है। और ताबी अगर कप्तानों की बात करें, अफरीदी के लिए शायद ये लीग इब्तदा में अच्छी नहीं रही, लेकिन आपको लगता है कि जो उन्होंने 5 विकेटें एक ही मैच में हासिल की, अब उनका कुछ एतमाद बहाल हुआ है? गो के बैटिंग में वो अब तक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर उमर बुल जब उन्होंने बैटिंग में 2 विकेट लिए, अगर उमर बुल साथ को बिल्कुल रोकते नहीं तो वो उनका वर्ल्ड कार्ड होना जो हो जाना था। और शायद अफरीदी शायद अपनी लाइफ की बेहतरीन बॉलिंग रिदम में है और बहुत उम्दा वो बॉलिंग का यहाँ पर मुजाहिरा कर रहे हैं। और बिलाशुबा यहाँ पर शिलाला के अलावा तो कोई यहाँ के लोग कुछ और सुनना ही नहीं चाहते। यकीनन शायद अफरीदी अगर आप मुआवजे की तरफ जाएं तो सरफराज जो है वो, उनके पास भी कैप्टनसी का बहुत ज्यादा तजर्बा है, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में, फर्स्ट क्लास में। और दूसरी तरफ कप्तान है, और कप्तान भी वो है जो उनका T20 और वर्ल्ड कप में कैप्टन होगा। तो शायद इस बात का थोड़ा बहुत सरफराज जो है वो प्रेशर ले जाए। अदरवाइज किसी भी लिहाज से सरफराज जो है, अगर दोनों कप्तानों का मुवाजना किया जाए तो सरफराज किसी भी लिहाज से कम नहीं है। जी। और ताबी सरफराज के लिए ये लीग अगर आप हमें बता पाएं क्या माने रखती होगी? वो नायब कप्तान हैं, इतने सीनियर प्लेयर्स की यहाँ कप्तानी कर रहे हैं लीग में, सो सरफराज को हम एक मुख्तलिफ नायब कप्तान बनकर उभरता देखेंगे इस लीग के बाद? देखिए, अगर आप बात को उस तरफ लेके जाएंगे तो अभी शायद सरफराज अहमद को कप्तानी जो है सून आफ्टर शायद अफरीदी शायद इतनी जल्दी से ना मिल सके, क्योंकि इस T20 में जो रमीज राजा ने भी अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में कहा कि वो अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करने की जरूरत है। वो यानी कि जो उनका लहजा है वो ऐसा नहीं है कि जो अच्छे काम का होता है। तो जो मेरे जरा हैं वो कुछ और बता रहे हैं, वो शायद इमाद वसीम की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये मगर सरफराज अहमद बहुत अच्छे कैप्टन हैं। मगर मैंने भी उनके आज उनसे मुलाकात हुई और उनसे मैंने उनको मशवरा दिया कि आपको जब भी टाइम मिलता है आप जरूर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करो, तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। और आफ्ताब, टुवर्ड्स द वेरी एंड, आज जीते जो भी, एक बात तय है कि जब इतना हाई पावर्ड हाई टेंशन गेम होगी तो खिलाड़ियों की कम से कम नफसियाती ट्रेनिंग तो ज़रूर होगी और वो T20 चैंपियनशिप में मदद देगी इनको। देखिए, मेरा मानना है जो खिलाड़ी इस लेवल तक आ जाता है उसको अगर उसका नर्व्स का कंट्रोल नहीं तो वो प्लेयर नहीं है। मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और संगाकारा जैसे कीवन पीटरसन वो साबित किया है कि वो प्रोफेशनल है। और एक आम खिलाड़ी, फर्स्ट क्लास खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी में यही फर्क होता है कि वो असाबी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पाकिस्तान इसमें लैग करता है, प्रेशर बहुत होगा। मगर यहाँ पर आपको ये भी बात बता दूं कि आज का मैच सिर्फ पाकिस्तानी देखते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारे बंगाली भाई देखे हैं, भारतीय लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में देखी है। और 35% जो है इस वक्त इंडिया में भी इस पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूअरशिप है वो बन चुकी है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब ताबी, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आ रहे थे हमें दुबई से कि ये एक इंतहाई हाई टर्नआउट मैच साबित होने जा रहा है। और क्यों ना हो, पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान सुपर लीग में पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त मौजूद 2 टीमों के दरमियान आज प्ले ऑफ मरहले का ये मैच खेला जाएगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।